नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन करने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद लेने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मंदिर पहुंचे। उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सब परिवार शामिल हुए और बाबा महाकाल की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि देश और प्रदेश में सुख शांति बने रहे, यह प्रार्थना बाबा महाकाल से की गई है। मंदिर प्रशासन द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ बाबा महाकाल जी के दर्शन करने का। मैं हर वर्ष आता हूँ और महाकाल की सब पर कृपा रहे। हम समाज के लिए, देश के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें हमको और ताकत मिले, बल मिले और समाज का कल्याण हो, यही प्रार्थना है। तो पूरे विश्व के राजा है और इनके यहाँ देश के विदेश के मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब इनके यहाँ आके शरण में ढोक देते हैं। आज हिमाचल प्रदेश से वहाँ के मुख्यमंत्री आए, सपरिवार आए, उनके साथ में और भी लोग थे। उन्होंने भगवान महाकाल का दर्शन किया, भस्म आरती का दर्शन किया और भगवान से मन से प्रार्थना की होगी कि उनका हिमाचल प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि हो। यही उनने कामना उसकी की होगी। हमने उनको आशीर्वाद में कहा कि आपके राज्य का तो विस्तार हो, राज्य का कल्याण हो, पूरे देश का कल्याण हो, ऐसी हमने उनको आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया। लगातार शहर में बिजली गुल को लेकर उपभोक्ता काफ़ी परेशान है। वहीं बिजली विभाग अपनी बिजली कटौती की समस्या को दूर करने में नाकाम नजर आ रहा है, जिसके चलते शहर के बिजली उपभोक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं ने बिजली कटौती की समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। लंबे समय से बगैर सूचना के बिजली विभाग द्वारा बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी शिकायत व ज्ञापन देने शहर के कुछ वार्डवासी कवर्धा टाउन बिजली विभाग विरोध करने, प्रदर्शन करने पहुंचे। उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका कवर्धा उमंग पांडे ने कहा कि जल्द ही बिजली कटौती की समस्या दूर नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैलाश नगर में बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। कैलाश नगर में बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी अनुसूचित जनजाति समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जोरदार जश्न मनाया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आतिशबाजी व रंग गुलाल खेलते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस भी निकाला। बैंड बाजे की धुन पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जमकर झूमे और जीत का इजहार किया। परिणाम आने के बाद स्थानीय गोल बाजार चौक में बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता एकत्र हुए और विजय जुलूस के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। साथ ही भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रेषित किया। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी वर्ग की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुई हैं। यह आदिवासी समाज समेत सर्व समाज के लिए गौरव का विषय है। वहीं पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश की राजनीति को नया आयाम मिला है। आदिवासी समाज की प्रथम बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई है। उसके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज महिला को जो है राष्ट्रपति के पद पर माननीय मोदी जी ने चयन किया और जो है ना आज उनका चुनाव का फैसला भी आने वाला है। इससे पूरे आदिवासी समाज में हर्ष का विषय है और पूरे देश भर में जनजाति समाज के लोग खुशी मना रहे हैं। ढोल मदिरा ढोलक बाजा गाजा के साथ अभी हम लोग का एक गोल बाजार से जो है ना दंतेश्वरी मंदिर तक जो है ना हम लोग सब प्रदर्शन करेंगे बाजे गाजे के साथ। और यही नहीं, हर पंचायतों में पंचायत प्रस्ताव जाएगा
और माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, माननीय नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जो है ना पहली महिला और वो भी राष्ट्रपति बनने जा रही, यह सब हम सबके लिए गौरव का विषय है, आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है। आजादी के 75 वर्षों के बाद देश में हमारे प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप पहली बार राष्ट्रपति पद में जनजाति समुदाय की महिला द्रौपदी मुर्मू जी का आज निर्वाचन जो है वो संपन्न होने जा रहा है। वो राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली है। इसके लिए हम लोग यहाँ सब खुशी मनाने के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है, सबके साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास जो सोच रही है, और अंतिम दीनदयाल जी की जो सोच रही है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को ऊंचा उठाना, वो ये सोच को दर्शाता है कि सबसे पहले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति एपीजे के अब्दुल कलाम को सम्माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया था, फिर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, अब जाके महिला के प्रतिनिधि होने के नाते और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि होने के नाते मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का जो प्रत्याशी बनाया और निर्वाचित हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लिया, साथ ही कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हॉस्पिटल स्टाफ को भी दिए। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला अचानक जिला अस्पताल पहुंची। कलेक्टर के अचानक हॉस्पिटल पहुंचने पर हॉस्पिटल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था और चिकित्सा संबंधी जानकारियां भी ली, साथ ही डॉक्टरों को स्वास्थ्य संबंधी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मंथ में आयुष्मान में कितने लोगों को फायदा आपने दिया? ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर सोशल ऑडिट करने वाली कई महिलाओं को पिछले 1 साल से भुगतान नहीं मिला है, जिसे लेकर शिकायत करने सभी महिलाएं अंबिकापुर के जिला पंचायत कार्यालय पहुंची। करीब 1600 लोगों को सोशल ऑडिट के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके बाद क्रमानुसार एसएचजी के पद पर पदस्थ सभी महिलाएं गांव जाकर मनरेगा के तहत कार्य कर सोशल ऑडिट कर इसकी सोशल ऑडिट का रिपोर्ट अंकेक्षण कार्यालय में जमा किया गया था, लेकिन अभी तक इनके कार्यों का भुगतान नहीं किया जा सका है। हालांकि भुगतान नहीं किए जाने की बात की शिकायत इन महिलाओं ने अपने आला अधिकारियों से भी की, लेकिन इनकी शिकायतों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात से ये सभी महिलाएं अंबिकापुर के जिला पंचायत कार्यालय पहुंच इस बात की शिकायत की है। इस संबंध में अंकेक्षण के अधिकारियों ने बताया कि करीब एसएचजी की महिलाओं को 17 लाख रुपए दिए जाने हैं, लेकिन सेंट्रल से पैसा न आने के कारण इनका भुगतान रुका हुआ है और इन्हीं कारणों के कारण जिले में अंकेक्षण के कार्य भी बंद हैं। तो सर आज तक मानदेय नहीं मिला है। 1600 महिला इसमें काम किए हैं, 17 लाख पैसा इसमें है, तो उसका पैसा नहीं मिला है आज तक। तो मानदेय चाहिए सर हम लोग को, इसीलिए हम लोग आए। बीएसएफ मानदेय देंगे बोल रहे थे सर, 1-2 महीना में मानदेय आ जाएगा बोल रहे थे। तो हम लोग सब महिला अपना घर घर छोड़ के, मेरे को 1 वर्ष का नहीं मिला है, 2021-22 का भी नहीं मिला है। हमारा समस्या है कि हमारा जो काम किए हैं सोशल ऑडिट का, जो ग्राम पंचायत में जाके जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो काम होता है उसका ऑडिट किए हैं, उसका हम लोग का भुगतान नहीं हुआ है। 1 साल का पूरा बचा हुआ है। 1600 लोगों का हम लोग का यहाँ ट्रेनिंग हुआ है, उसमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हीं लोग का भुगतान नहीं हुआ है। इनका क्या है कि जो हमारी एसएचजी महिलाएं हैं जो बिहान की हैं पूरी, तो इनका क्या है, सोशल ऑडिट टीम छत्तीसगढ़ समाज इकाई में इनका प्रशिक्षण कराया गया था ताकि इनको इसमें इंक्लूड कनेक्ट करके इनको काम दिया जा सके। तो ये हमारे ज़िले में 1600 एसएचजी को प्रशिक्षण दिया गया था सरगुजा में, जिसमें 16 में इनको हम टन बाई टन देते हैं जो ब्लॉक में है। तो लगभग सरगुजा ज़िले में हमने लगभग 300 लोग इन लोगों ने काम किया है। तो इनका ये पेमेंट का जो इशू आ रहा है, जो मानदेय का इनका जो इशू आ रहा है, एक्चुअल में भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
जो राशि 0.5% जो नरेगा से हमको पहले डिस्ट्रीब्यूट होती थी स्टेट से, लेकिन चूंकि स्टेट से वो नरेगा अब दिल्ली के द्वारा हमारे राज्य कार्यालय में वहाँ पे राशि स्थानांतरित की जाएगी। तो पिछले साल का जो बजट था हमारा, प्रथम के किस्त हमको मिल चुका था, द्वितीय जो मिलना था वो हमको प्राप्त नहीं हुआ स्टेट के द्वारा, जो हमको जानकारी है। बकाया राशि होगा उनका हमारे ज़िले का हमारे ज़िले का एसएचजी का लगभग 17 लाख रुपए हमको पेमेंट करना है, जो भी नहीं हुआ। हाँ, तो रीज़न या समस्या यही थी। और अभी जो हमारा प्रथम और द्वितीय जो हमको जो बजट आवंटन होना था वहाँ से सेंटर से जो नरेगा से, वो भी हमको नहीं हो पाया है। इस कारण से इनकी ये पेमेंट हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के मोहारा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहरा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का शव ग्राम ढारा के डंगबोरा बांध के पहाड़ी जंगल में छत विछत पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के बाद युवती के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को नाबालिग की हत्या करने की आशंका है। गौरतलब है कि स्कूली छात्रा गांव से पढ़ने आती थी। 19 जुलाई को स्कूल में छुट्टी के बाद वह घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन के बाद मोहारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये पीएस डोंगरगढ़ और चौकी ओपी मोहारा का मामला है। कल शाम को एक चरवाहा ने एक अज्ञात डेड बॉडी देखा, जिसकी सूचना उन्हें त्वरित मोहारा चौकी में की और मोहारा चौकी में चूँकि डोंगरगढ़ थाना अंतर्गत है और उसने तुरंत मुझे भी अवगत कराया। मैंने तत्काल रात में ही एक पार्टी घटनास्थल को रवाना किया। घटनास्थल पे जाने पे एक शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान अभी हो गई है और इसकी हम लोग अभी प्रारंभिक पंचनामा और पीएम की कार्रवाई कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया इसमें घटनाकारी होना पाया जा रहा है और इसमें एक टीम गठित किए हैं एडिशनल एसपी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में। उस टीम में हमारी साइबर टीम, हमारी एफएसएल की टीम और थाना डोंगरगढ़ की टीम इसमें लगातार इसमें अनुसंधान करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें हर पहलू पे हम इसकी जांच करें और इस अपराध में जो भी संलिप्त हो उसको हम जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करें। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हत्या की नीयत से चाकू मारकर फरार हुए आरोपियों को बड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले कुछ दिनों से वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बीते 31 मार्च को आरोपियों द्वारा प्रार्थी पर चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। हत्या की नीयत से चाकू मारकर फरार आरोपी को बड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़गांव मुर्गी बाजार में 31 मार्च को राकेश पोटाई पर चाकू और काती से हमला कर दिया गया था, जिसके बाद राकेश पोटाई बुरी तरह से घायल हो गया।
इसके बाद आरोपीगण मौके से फरार हो गए। पखांजूर एसडीओपी रवि कुमार कुजूर से मिली जानकारी के अनुसार राकेश पोटाई पिछले 8-10 साल से बड़गांव में निवासरत है, लेकिन पैतृक गांव मेंड्रा में खेती किसानी करता है। पिछले 2 वर्षों से आरोपी रयासू टोपा एवं दानूराम पोटाई मेंड्रा निवासी 2 वर्ष से बुआई का काम करते आ रहे हैं। जमीन में कब्जा करने के उद्देश्य से इनके बीच वाद विवाद हो गया। इसके उपरांत योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों द्वारा चाकू व काती से बड़गांव मुर्गी बाजार में प्रार्थी पर हमला कर दिया गया। घटना के उपरांत बड़गांव पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इन्हें अति संवेदनशील क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राकेश कुमार पोटाई निवासी मेंड्रा, ग्राम मेंड्रा, थाना बड़गांव के खेत पे रईसू टोप्पो और दानूराम पोटाई ये लोग पिछले 5-6 महीने से उसके खेत पे बुआई का काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपीगणों के द्वारा प्रार्थी की ज़मीन को हथियाने की कोशिश की गई और उस कोशिश में दोनों के प्रार्थी और पीड़ित के बीच में वाद विवाद हुआ था, जिस कारण आरोपीगण रईसू टोप्पो और दानूराम पोटाई दोनों राकेश पोटाई को पकड़कर जान से मारने की नियत से चाकू एवं काती से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर भागे, जिससे प्रार्थी को गंभीर चोटें आई, वो घायल हो गया और जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बड़गांव में प्राप्त क्रमांक 5/2022 में धारा 307 और 34 भागों का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अब खबरें मध्य प्रदेश से। हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी आरती दयाल इंदौर की जिला कोर्ट में पेशी पर पहुंची। इस दौरान आरती दयाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है, तो वहीं इस पूरे मामले में फंसाने को लेकर कुछ लोगों का षड्यंत्र भी बताया। इंदौर की जिला कोर्ट में हनी ट्रैप मामले की लगातार सुनवाई चल रही है। इस पूरे मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था और उसी के चलते आरोपी महिलाएं इंदौर की जिला कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान आरोपी की ओर से कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उन्हें देने के लिए एक आवेदन भी लगाया गया है, जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पूरे मामले में आरोपी रही महिला आरती दयाल का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, साथ ही जल्द से जल्द इस कोर्ट में निराकरण होने की बातें भी उन्होंने कही। बस यही कहना चाहती हूँ, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वो जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही लेंगे। और अभी तो बेचारा भी है, अभी मैं सस्पेक्ट हूँ इस मैटर पे, तो बाकी मेरे लॉयर सब चीज़ देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें। तो जानबूझ के फंसाया गया? हाँ, वो तो जानबूझ के फंसाएगी, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा पिछले 2.5 सालों से। आज इस मामले में हाईकोर्ट के जो आदेश थे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दिए जाने के संबंध में, वह आवेदन हमारा पेंडिंग था। आज हमने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इस केस में आदेश दिए हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीडी हैं इस केस से संबंधित वह आरोपीगण को दी जाए। हाईकोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी थी कि जो सिर्फ शिकायतकर्ता गवाह से संबंधित सीडी है वह निरीक्षण कराया जाए कोर्ट के सामने। तो अभी तक प्रोसिक्यूशन उस आवेदन का जवाब नहीं दे रही थी। अंततः आज कोर्ट में फाइनल इसमें आर्गुमेंट्स हो गए हैं। कोर्ट इसमें 1 अगस्त को आदेश देंगे। निश्चित तौर पर इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और सीडी जब्त हुई हैं और जो जिनकी जांच हुई है FSL से, वो सभी आरोपीगण को उसकी प्रति मिलेगी। और बाकी शेष आवेदन थे आरोपियों के, हम लोगों के जो बैंक अकाउंट इन्होंने फ्रीज किए हैं वह सभी डिफ्रीज कराने के लिए हमने आवेदन दिए थे, क्योंकि इनको पर्सनल अपनी आवश्यकता है पैसों की, और एक वाहन है, कार है, उसको सुपुर्दगी भी लेने के लिए थे। इन सभी आवेदनों का कोर्ट 1 अगस्त को आदेश देंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच में जेल में बंद जीतू सोनी के साथी भूमाफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ाया भूमाफिया ने एक ही जमीन कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। इंदौर में जमीनों को लेकर भूमाफियाओं द्वारा लोगों से लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। इसी कड़ी में भूमाफियाओं से ठगाए
लोगों ने तुकोगंज थाने में पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई थी। भूमाफिया अनिल जैन, जो कि जीतू सोनी का साथी है, उसने एक ही प्लाट को कई बार बेचकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। इस शिकायत पर पुलिस अनिल जैन की तलाश लंबे समय से कर रही थी। पुलिस ने भूमाफिया अनिल जैन पर इनाम भी घोषित कर रखा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर इनामी भूमाफिया अनिल जैन को सागर से गिरफ्तार कर लिया है। अनिल जैन नाम के एक व्यक्ति को जो है पकड़ा गया है। इनके तुकोगंज पे इनके विरुद्ध FIR थी तुकोगंज थाने में, और पूर्व में जो है इनके जो साथी थे जीतू सोनी नाम से, वो गिरफ्तार हो चुके हैं इस प्रकरण में। इनके 5,000 रुपये का इनाम घोषित था और उसके तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हत्याकांड में इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को संरक्षण देने और इंदौर से भागने में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस हत्याकांड के फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अनिल दीक्षित नाम के हिस्ट्री शीटर की 4 से 5 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने हत्या करने वाले आरोपियों पर पहले 10,000 का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद इनाम की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हत्या करने वालों की मदद करने और आरोपियों को भगाने में मदद करने वाले बिट्टू गौड़ और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए दोनों आरोपी बिट्टू गौड़ और उसके एक साथी से पुलिस ने हत्या करने वाले शानू सागर सहित अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। इसमें जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उन पे उसमें से एक बिट्टू गौड़ नाम का व्यक्ति है, जिसने कि धमकी दी थी अपराध के होने के उपरांत, और उसमें जो है एक और अन्य व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने कि आरोपियों को भागने में उनका मदद किया था, उनको शरण दिया था और उनको जो है भागने में उनको जो है अपने इलाके से भगाया था। तो हम ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि अपराधियों को शरण देते हैं, उनके कृत्य में उनका साथ देते हैं और उनको भागने के लिए उनको अपने घर मुहैया कराते हैं या वाहन मुहैया कराते हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है हम लोग कठोर कार्रवाई करते रहेंगे। उसने तुम्हारे मामा का नाम कहाँ लिया? मामा का नाम क्या पूछिए? मामा का नाम क्या है तुम्हारे? आपके मामा का नाम क्या है? तो आप लोग गए होगे जब ही तो बोला, ऐसे ही थोड़ी ना बोलेगा वो। पेपर में आया होता है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही खंडवा में भी लगातार हो रही बारिश ने हरी सब्जियों में आग लगा दी है। लगातार वर्षा के कारण बाजार में सब्जियों की आवक घट गई है। बारिश की वजह से सीधा असर सब्जियों के भाव पर पड़ रहा है। बाजार में हरी धनिया 200 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जबकि अन्य सब्जियां भी 60 से 80 रुपये किलो तक बिक रही हैं। महंगाई के कारण दुकानों पर ग्राहक भी कम पहुंच रहे हैं। सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जियां मंडियों में समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। सब्जियों की आवक में काफ़ी कमी हो गई है। डिमांड अधिक और आवक कम होने से हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। करीब एक सप्ताह से कभी रिमझिम तो कभी तेज वर्षा ने खेतों में सब्जियों की उपज को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बाजार में सब्जियों की आवक बहुत कम हो गई है। सब्जी विक्रेता सुरेश कुमार आहूजा ने बताया कि पिछले सप्ताह जिस भाव से सब्जियां बिक रही थी उसके भाव अब दुगने हो चुके हैं। मंडियों में सब्जियां बहुत कम आ रही हैं। सब्जी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पानी के कारण तो बहुत नुकसान हुआ है। फिलहाल सब्जियां बहुत कम हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब जैसे ले लो पालक को ले लो आप, पालक के पानी में पूरी सड़ गई पूरी पालक, और मेथी भी, कोथमीर भी। अभी बीच में कोथमीर हो रही थी, बिक रही थी 120 रुपये थोक में, और यहाँ रिटेल में 200 रुपये किलो बिक रही थी। और पालक बिक रही थी 200 ग्राम 100-150 ग्राम गड्डी 15 रुपये की। हमको 10 रुपये 12 रुपये खरीदी हो रही थी और 15 बेच रहे थे। मेथी बिक रही थी 50-60 रुपये किलो थोक में, यहाँ एक गड्डी बैठ रही थी 40 रुपये की आधा किलो की। तो इतनी यानी कंडीशन का बरसात ने पूरा पानी ने पूरा ख़त्म कर दिया इसका धनिया, मिर्ची, मेथी और पालक।
बाकी रही सब्जियाँ, बाकी वो सब्जियाँ भी बहुत कम हो गई है। अब भिंडी जैसे 30 रुपये किलो थी पहले, अभी 8 दिन 15 दिन पहले ये पानी की वजह से 60 रुपये किलो हो गई। गिलकी 30 रुपये किलो थी, 60 रुपये किलो हो गई, डबल रेट। हाँ, ये है कि टमाटर जो नासिक में अभी 80 और 100 बिक रहे थे, तो नासिक में पानी की वजह से थोड़ा पानी ख़राब हुआ तो सस्ता हो गया वो। क्या बात है। इंडियन न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ।